हेलो एवरीवन, अब हम स्टडी कर रहे हैं फ्योल प्रिंसिपल की पार्ट नंबर 3 स्केलर चेन के में। स्केलर चेन में क्या है? फॉर्मल लाइन है अथॉरिटी की जो मूव हो रही है किससे? हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक के अंदर। इन्हें स्ट्रेट लाइन के अंदर है आपकी मूव हो रही है, यानी आपका क्या होने लग रहा है? हाईएस्ट टू लो। ऐसे ये हाईएस्ट टू लो मूव हो रही है, यानी कोई भी ऑर्डर दे रहा है। ये कौन है? हमारा सुपीरियर बॉस है। ये ऑर्डर देगा ए टू बी, बी आगे पास करेगा सी को और सी आगे पास करेगा डी और डी के बाद ई के पास ये ऑर्डर आएगा। सेम एज इट इज अगर कोई सजेशन देने हैं या कुछ और भी इंफॉर्मेशन है किसी भी टास्क के रिगार्डिंग, तो डी अपने सुपीरियर बॉस सी को बोलेगा, फिर सी अपने बी और बी फिर ई। तो इस तरीके से यहाँ तक भी अगर हमें इंफॉर्मेशन भिजवानी हो, कोई भी सेंड करनी हो जी तक, तो ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। ये है स्केलर चेन। इसके अंदर ये जो बनी हुई है ये क्या है? फ्यूल की लेडर्स है, और जिसके अकॉर्डिंग उसने ये कहा था कि जिससे क्या हो जाएगा? स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस है। ये स्ट्रिक्टली मैनर में फॉलो करनी चाहिए, टॉप लेवल टू लो लेवल के अंदर, ताकि सारा का सारा काम हमारा स्मूथ रनिंग हो। ये था, लेकिन उसका एक एक्सेप्शनल केस था गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक के अंदर क्या कहा गया है कि अगर हमें सेम लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट है, जैसे कि ये है हमारा सबॉर्डिनेट डी, और उसे क्या करना है? अपने सेम लेवल के रैंक वाले एम्प्लॉय से कुछ टास्क है। दोनों डिपार्टमेंट या डिवीजन अलग अलग है, दिस वन इज योर मार्केटिंग डिवीजन एंड दिस वन इज योर, लेकिन क्या है? एम्प्लॉय लेवल सेम है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो डी है अपने सुपीरियर बॉस को इन्फॉर्म करके सी को वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है किसके साथ? एच के साथ। ये था हमारा गैंग प्लैंक। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हो जाएगा? स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस है, प्रॉपर वे से हमारा क्या होने लग रहा है? टास्क होने लग रहा है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? कि टॉप टू हायर लेवल नहीं है, इसका टास्क नहीं हो पाएगा अगर हमने प्रॉपर वे से इसको फॉलो अप नहीं किया। टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कई बार डिले इन डिसीजन हो जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट ऑर्डर में क्या है? राइट पर्सन को राइट जॉब मिल रही है, राइट थिंग शुड बी प्लेस एट द राइट प्लेस। तो इसके अंदर क्या हुआ है? हमने बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज योर मटेरियल ऑर्डर और सेकंड वन इज योर सोशल ऑर्डर। तो हमारे जो मटेरियल ऑर्डर के अंदर क्या आते हैं? जितने भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज है वो इसके अंदर आते हैं। जितने भी, जैसे कि हमारे हैं मशीनरी है, मेथड है, या फिर मनी है, मशीनरी है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। फिजिकल सोशल ऑर्डर के अंदर क्या आते हैं? हमारे मैंस, या फिर ये कहें कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सोशल ऑर्डर के अंदर आते हैं। बेस्ट एग्जांपल है बेटा इसके रिगार्डिंग, ऑर्डर के रिगार्डिंग, कि जो एक फॉरमैन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक स्पेशल प्लेस या एक वर्कशॉप होनी चाहिए सेपरेटली, जहां पर वो क्या कर सके? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डे टू डे हर रोज इजिली से वर्क को टाइम पर कंप्लीट कर पाए। तो ये था हमारा ऑर्डर के अंदर। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? हमारा जो स्मूथ रनिंग ऑफ वर्क होगा, प्रॉपर वे से हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है, और इसके अंदर क्या होने लग रहा है कि हमारे सारे रिसोर्सेज है ऑप्टिमम यूज कर पा रहे हैं, और जिसके कारण वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं हो रहा है। वायलेशन के अंदर क्या होने लग रहा है? अगर हम इसको फॉलो अप नहीं करेंगे तो ना ही तो हमारे ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा ऑर्डर। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट वन इज योर इक्विटी। इक्विटी बेटा 11th है। अकॉर्डिंग टू फ्योर प्रिंसिपल द मैनेजर शुड ट्रीट देयर सबॉर्डिनेट as fairly as possible that they develop a feeling of dedication for their work। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? कि हम क्या कर लेते हैं? सेक्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, या फिर नेशनलिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं? डिस्क्रिमिनेशन कर ले जाते हैं। उसका सीधा इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर काम कर रहे होते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें एक
जैसा ट्रीट करना है। सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर है 10 यूनिट पर डे कर रहा है, सेकंड वर्कर है 8 यूनिट वर्क कर रहा है पर डे, लेकिन दोनों को क्या की जा रही है, सेम सैलरी दी जा रही है, तो वहां पर क्या होने लग रहा है, वायलेशन ऑफ इक्विटी होने लग रहा है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो फेयर रेम्युनरेशन देना चाहिए सेम रैंक पर सेम एम्प्लॉयज को जो वर्क कर रहे हैं। इवन एमएनसीज जितनी भी होती है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट नेशनलिटी के जो वर्कर होते हैं वर्क करते हैं, तो उन्हें भी एक जैसा ट्रीट किया जाता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट के अंदर जितने भी वर्कर है वो प्रॉपर क्या करेंगे, डेडिकेशन से मोटिवेशन से वर्क करेंगे। जो स्किल वर्कर है वो और ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे, जो अनस्किल्ड वर्कर है वो धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। वायलेशन में क्या होने लग जाता है, जो स्किल वर्कर है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि उनके जो एफर्ट्स हैं उनकी कोई वैल्यूज ही नहीं है। सेकंड वन है जो अनस्किल्ड वर्कर है वो सेम एज इट इज वर्क करने लग जाते हैं, वरना वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी जो टेन्योर में क्या है, अकॉर्डिंग टू फेयर प्रिंसिपल देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉय सो दैट वर्क कंटिन्यू एफिशिएंटली, ताकि जो वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर सके कंटिन्यू। एग्जाम्पल है बेटा, कोई भी एक नया एम्प्लॉय आया है ऑर्गेनाइजेशन, न्यू एम्प्लॉय, तो उससे क्या होना चाहिए, एक टाइम पीरियड देना चाहिए किसके रिगार्डिंग, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटल हो सके। जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर वे से सेटल हो जाएगा, वो उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ढल जाएगा, तो वो अपने आप ही स्मूथली वर्क करने लग जाएगा। तो सीधा है कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन के पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, कि फर्स्ट वन क्या होने लगेगा, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट है यानी स्टाफिंग के रिगार्डिंग जितने भी है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, उस सारा का कॉस्ट बच जाएगी, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज है उनकी क्या हो जाएगी, जॉब सिक्योरिटी। नेगेटिव इफेक्ट या वायलेशन क्या होगा, वायलेशन के अंदर क्या है, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के माइंड में ये थिंकिंग होती है कि उनकी जॉब क्या नहीं है, सिक्योर नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा कोस्ट लगती है किसके रिगार्डिंग, स्टाफिंग के रिगार्डिंग, न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, ट्रेन करना है। और उसके अलावा क्या आने लग रहा है, कहीं ना कहीं जो पुराने वाले जा रहे हैं, नए वाले आ रहे हैं, उन्हें फिर से वही सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है, ऑर्गेनाइजेशन अचीव नहीं कर पाती है, एम्प्लॉय पूरे डेडिकेटेड से वर्क नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है बेटा 13 नंबर पे आपका पॉइंट है, इनिशिएटिव के अंदर क्या है, जो भी एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें क्या देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और उसके साथ साथ एग्जीक्यूट प्लान करने के लिए। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग, वो नए नए आइडियाज दे पाएंगे, नए नए इनिशिएटिव आइडियाज दे पाएंगे, और उनके अंदर जो मेंटली फीलिंग हो जाएगी वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो पाएंगे। तो बस यही एग्जांपल है इनिशिएटिव के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर है उन्हें कहीं ना कहीं जो सुपीरियर है उन्होंने सबऑर्डिनेट को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो नए आइडियाज क्रिएटिविटी अपने सॉल्व कर सके, अपने सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर बॉस को। इससे क्या होने लग जाएगी, फीलिंग लेस अच्छी आने लग जाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन को भी एक गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक नया क्रिएटिव आइडियाज मिलेगा, और वो भी क्या हो पाएंगे, जो सबऑर्डिनेट है वो ऑर्गेनाइजेशन से अटैचमेंट हो पाएंगे। नेगेटिव इफेक्ट के अंदर क्या होगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या होगी, वही की वही क्या होगी, हेजिटेशन वही रहेगी, जिसके अंदर वो अपनी क्रिएटिविटी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो अपने स्किल पावर को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे अंदर कितनी अच्छी स्किल है, हम कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा सकते हैं। लास्ट वन इज योर स्प्रेड द क्रॉप। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, और लास्ट वन इज योर स्प्रेड द क्रॉप्स के अंदर क्या है, एक मैनेजर है वो कंटिन्यूसली अपने एफर्ट्स डालता है किसके लिए, डेवलप करने के लिए, अपने किसकी टीम स्पिरिट की अमंग द सबऑर्डिनेशन, जितने भी सबऑर्डिनेट है उसके अंदर टीम स्पिरिट की भावना रहती है। मीन्स टीम्स मीन्स क्या होता है आपका, टुगेदर एवरीवन, टुगेदर
everyone achieves more, कि सारे के सारे अगर हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट के फॉर्म में, तो हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाएंगे, अच्छी तरीके से एक प्रॉपर वे से अचीव कर पाएंगे। तो ये था हमारा सेपरेट ग्रुप्स के अंदर एग्जाम्पल है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी वर्कर हैं, अगर वो म्यूचुअली वर्क करेंगे, सारे ये सोचेंगे कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव या टाइम पर पूरा करना है, केवल ये नहीं कि मुझे करना है, नहीं, हम सबको मिलके करना है। इससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, टीम स्पिरिट आएगी, एक बेटर रिलेशनशिप आ जाएगा मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, और हमारा क्या हो जाएगा, टास्क ऑन टाइम। वायलेशन इफेक्ट क्या होगा, हमारे क्या होगा, कोई टीम स्पिरिट की नहीं किल्स टीम स्पिरिट होगा बेटा, कोई हमारा बेटर रिलेशनशिप नहीं होगा किसके बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। एंड लास्ट वन क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम टास्क को क्या नहीं कर पाएंगे, टाइम पर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर हम आई वर्ड्स का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, वी वर्ड, कि हम सारे मिलकर काम करेंगे। ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर।